वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, अगर आपको मौका मिले आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का तो आप क्या करोगे? क्योंकि इस मूवी में इंडिया ने वही करने की कोशिश की थी, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल प्लॉट ट्विस्ट हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो बाद में कर दीजिएगा, जल्दी क्या है, पहले मूवी को आप एंजॉय कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है दिसंबर 1990 से, जब हमारे इंडियन प्लेन को पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हाईजैक कर लेते हैं। ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही फेमस और खतरनाक इंसिडेंट था। और यहीं से एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की। नाम है अजय सान्याल, जो इंस्पायर्ड है अजीत डोभाल से। उसी वक्त उनसे मिलने आते हैं देश के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और वो साफ शब्दों में कहते हैं, बस अब बहुत हो चुका है, 3 दिन से प्लेन हाईजैक है और अंदर जो लोग फंसे हैं उनके परिवारों को जवाब भी देना है मुझे। अब मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए जो आतंकवादी मांग रहे हैं हमें वो देना ही पड़ेगा। लेकिन अजय सान्याल मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कहते हैं, हम कैसे इतने खतरनाक 3 आतंकवादियों को छोड़ दे, क्योंकि हाईजैकर्स की डिमांड थी 3 नाम। पहला था मसूद अजहर, दूसरा था अहमद ओमार साइद शेख और तीसरा मुश्ताक अहमद जारगार। तीनों बेहद ही खतरनाक और देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा। लेकिन मजबूरी में अजय सान्याल खुद प्लेन के अंदर जाते हैं और आतंकवादियों से कहते हैं, हम कल तक इन तीनों को रिहा कर देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें ये प्लेन सही सलामत भारत वापस लाना होगा। और जब वो होस्टेजेस से भारत माता की जय बोलने को कहते हैं तो कोई भी आवाज नहीं निकाल पाता, क्योंकि एक दिन पहले ही एक इंसान को सबके सामने मार दिया गया था। और आखिरकार अजय सान्याल को झुकना पड़ता है। लेकिन यहीं से जन्म होता है एक खतरनाक आइडिया, प्रोजेक्ट धुरंधर। एक ऐसा मिशन जो आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सकता था, लेकिन ऊपर की अथॉरिटीज इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देती है। फिर कहानी में आता है एक बड़ा टाइम जंप और हम पहुंचते हैं 3 दिसंबर 2001, जब हमारे इंडियन पार्लियामेंट पर आतंकवादी का हमला होता है, जिसे देखकर सच में डर सा महसूस होता है। हालांकि यह हमला फेल हो जाता है, क्योंकि आतंकवादी पार्लियामेंट के अंदर घुस ही नहीं पाते और बाहर ही मार दिए जाते हैं। लेकिन इस दौरान हमारे कई सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी जान गंवा देते हैं और ये मंजर देखकर अजय सान्याल खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते और यही वो फैसला लेते हैं कि अब प्रोजेक्ट धुरंधर शुरू होकर रहेगा। और इस बार उन्हें मिल जाती है सबकी परमिशन। फिर साल आता है 2004 और यही होती है हमारी असली हीरो की एंट्री, जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके सीधा घुसता है और पहुंचता है कराची के लैरी टाउन में। अब याद रखना, ये लैरी टाउन पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक एक्सपीरियंस इंडियन स्पाई से, जिन्हें हम कहेंगे चाचा। ठीक है, चाचा याद रखिएगा। हमारा हीरो दूध सोडा पीते पीते उनसे काम मांगता है, लेकिन चाचा इग्नोर कर देते हैं। फिर भी वो वहाँ से जाता नहीं और रात में कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और बुरी तरह पीटते हैं। लेकिन वो पलटकर कुछ नहीं करता, क्योंकि अगर उसने कुछ किया तो उसकी पहचान खुल सकती थी। वो चुपचाप मार खाता रहता है और तभी एक गुंडा हद पार करने की कोशिश करता है। अचानक पुलिस आ जाती है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह चाचा उसे खाना देते हैं और अपने साथ काम पर रख लेते हैं। यहीं से उसकी असली ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। धीरे धीरे 1 से 1.5 साल बीत जाता और अब वो पूरी तरह इस दुनिया में घुल चुका था। एक दिन चाचा की दुकान पर चाचा उसे बताते हैं लैरी टाउन का असली खेल। यहाँ 2 बड़े गैंग्स थे, एक था पठान गैंग और दूसरा बलोच गैंग। और बलोच गैंग के भी 2 हिस्से थे, एक बापू डकैत और दूसरा उसका बेटा रहमान डकैत। कहते हैं कि रहमान डकैत बापू डकैत का नाजायज औलाद था और रहमान डकैत ने बचपन में ही अपनी माँ को मार दिया था। तो इस गैंग में घुसना और रहमान का भरोसा जीतना इतना आसान नहीं होने वाला था। अगले दिन बापू डकैत खुद दुकान पर आता है और चाचा को ताना मारता, लेकिन चाचा बड़ी चालाकी से बात संभाल लेते और यहीं चाचा को समझ आ जाता है कि अब असली मिशन शुरू करने का समय आ गया है। और फिर रात के अंधेरे में चाचा बुलाते हैं अपने दूसरे स्पाई को, जो बापू डकैत के गैंग में अंदर से काम कर रहा था। वो एक खतरनाक खबर देता है, कल रहमान डकैत के यहाँ शादी है और उसी फंक्शन में बापू डकैत के आदमी उसके बेटे पर हमला करने वाले हैं। और प्लान साफ था, मौका देखकर तुम उसके बेटे को बचा लोगे और यहीं से तुम रहमान का भरोसा जीत सकते हो। लेकिन जो प्लान था वो वैसा नहीं हुआ। फंक्शन में बड़े बेटे के साथ छोटा बेटा भी आ जाता। बापू डकैत के आदमी आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। रहमान के बड़े बेटे को गोली लग जाती है और वो मर जाता। हमजा अपना दिमाग लगाता और ऐसा दिखाने लगता कि वो बड़े बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है और छोटे बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचता है। और तभी एंट्री होती है एक्स प्रेडेटर की, जिसको बोलेंगे हम लोग रहमान डकैत। लैरी टाउन का सबसे बड़ा नाम, सबसे खतरनाक इंसान, एक ऐसा माफिया जिसके सामने सब झुकते थे। जब वो पहुंचता है तो उसे पता चलता है उसका बड़ा बेटा मर चुका है, लेकिन छोटे बेटे को बचाने के लिए उसका राइट हैंड उजैर बलोच हमजा को पैसा देने लगता है। लेकिन हमजा पैसा लेने से मना कर देता। वो कहता है
है, रहमान भाई आप हमारी कौम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वही मेरे लिए काफी है। यहीं से रहमान उस पर ध्यान देने लगता। वो पूछता हमलावर कौन थे? हमजा जवाब देता है 3 लोग थे और तीनों के पास हथियार थे। रहमान तुरंत पूछता है तुम्हें हथियार चलाना आता है? तो हमजा कहता है हाँ मुझे आता है, क्योंकि मेरा बड़ा भाई आर्मी में था, उसी ने मुझे सिखाया और अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। और बस यहीं हमजा रहमान का भरोसा जीत लेता है। रहमान उसे एक गन देता, लेकिन तभी रहमान की बीवी आ जाती और सीधे उसे थप्पड़ मार देती और बिना कुछ बोले रोने लगती, क्योंकि वो बेचारी अपने बड़े बेटे के जाने के गम में डूबी हुई थी। और फिर एंट्री होती है यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जमील साहब। और याद रखना सांप पर भरोसा कर लेना, लेकिन इस इंसान पे मत करना। जमील लारीटाउन का पॉलिटिशियन है और एक सबसे बड़ा खिलाड़ी। वो उजैर को समझाता है अभी कोई पंगा मत लेना, इलेक्शन सर पर है, बाद में बदला लेंगे हम लोग। अगले दिन रहमान के बेटे का जनाजा उठना था। उजैर हमजा को समझाता है जमील को रहमान भाई का सपोर्ट की जरूरत है और हमारे दुश्मन पठान गैंग और बापू डकैत दूसरी पार्टी के साथ है, क्योंकि जिसके हाथ पे लारीटाउन है उसके हाथ में कराची है और जिसके हाथ में कराची है उसके हाथ में पूरा पाकिस्तान। फिर हमजा को दिखाया जाता है रहमान का असली धंधा, जहाँ हथियार बनते हैं और पूरी दुनिया में सप्लाई होते हैं। और एक दिन उसे ले जाया जाता है उसके घर, जहाँ छत से उसे पूरा इलाका दिखाया जाता है। ये पठान गैंग का इलाका है, ये बापू डकैत का इलाका है। और उधर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वही एसपी असलम चौधरी रहमान को कभी पकड़ा था। और भाई आपने नया नाम सुना, एसपी असलम चौधरी। और फिर उसे बताया जाता कि आखिर ये एसपी असलम चौधरी है कौन? एक शैतान और एक जिन जब मिलते हैं तो जो पैदा होता है उसका नाम है असलम चौधरी। समय बीतता है, लेकिन रहमान डकैत के अंदर एक आग जली रहती है अपने बेटे की मौत की। वो एक एक करके सबसे पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। हर कोई कहता है इलेक्शन पास है, अभी शांत रहो, बाद में बदला ले लेंगे। लेकिन जब हमजा से पूछता है तो हमजा पूरी कहानी ही बदल देता है। हमजा कहता है बापू डकैत भी यही सोच रहा होगा कि हम इलेक्शन के वजह से चुप बैठेंगे, तो हमें अभी हमला करना चाहिए। अभी बदला ले लिया तो आपका खौफ और बढ़ जाएगा और फिर इलेक्शन जीतना पक्का। हमजा पूरी तरह से रहमान को उकसाने में सफल होता है और बस यही रहमान आदेश देता है कि बदला लेना है और अभी लेना है। और फिर शुरू होता है खौफ का खेल। एक एक करके बापू डकैत के लोग खत्म कर दिए जाते हैं। किसी को बांधकर आग के हवाले कर देते हैं, तो किसी को चलती गाड़ी से घसीट के पीटते हैं और किसी को जिंदा ही उबलते तेल में डाल के बंद कर देते हैं। पूरा लारीटाउन खौफ से कांप रहा था और तभी हमजा और उजैर बलोच को दिखता है बापू डकैत का गाड़ी। दोनों उसका पीछा करने लगते और खबर रहमान तक पहुंचाते हैं, रहमान भाई जल्दी से चौक पे आओ, हम चौक पे आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर हमजा सीधा रोड क्रॉस करता और बापू डकैत के ऑटो को अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता। वहीं पहुंचता है रहमान डकैत और उसे घसीट घसीट कर मारने लगता है। बापू डकैत अपनी जान की भीख मांगता, मैं तेरा बाप हूँ, मुझे छोड़ दे। लेकिन आज रहमान के अंदर सिर्फ बदला था। फिर कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं 2007 में, जहां जमील साहब का पॉलिटिशियन कैंपेन चल रहा होता है। और यही एंट्री होती है रहमान डकैत की और पब्लिक उसे देखकर पागल हो जाती है। उसका नाम अब डर नहीं एक ब्रांड बन चुका था। लेकिन ये सब देखकर जमील साहब थोड़े असहज हो जाते हैं, क्योंकि रहमान अब सिर्फ गुंडा नहीं बल्कि बलोचों का चेहरा बन चुका था। और यही एक चीज समझ लो, उस वक्त पाकिस्तान में बलोचों का एक आंदोलन चल रहा था, जहां वो अपना अलग देश चाहते थे, बलोचिस्तान। और तभी एंट्री होती है हमजा की लव इंटरेस्ट या लीना, जो और कोई नहीं जमील साहब की ही बेटी होती है। और उसी समय आते हैं खन्नानी ब्रदर्स, बहुत बड़े बिजनेसमैन जो फॉरेक्स, हवाला और नकली नोटों का पूरा खेल चलाते हैं। और वो रहमान के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया डालते हैं, जब इतनी पब्लिक आपको सपोर्ट करती है तो आप खुद पॉलिटिक्स में खड़े क्यों नहीं होते। और दोनों हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग मिलके बहुत बड़ा खेल खेलेंगे। लेकिन तभी जमील साहब बीच में आ जाते हैं और बाद में रहमान वही बात उनके सामने रखता है कि मैं आपकी पार्टी में ही रहूंगा, अलग पार्टी नहीं बनाऊंगा। और मजबूरी में जमील साहब मुस्कुराकर हाँ कह देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खेल अब और बड़ा होने वाला था। फिर जमील साहब अपनी कार के पास जाते और गुस्से में अपनी बेटी एलिना का फोन वहीं फेंक देते हैं, क्योंकि वो फोन देखते देखते अपनी माँ से बदतमीजी कर रही थी। और जैसे ही वो लोग जाते हैं, हमजा चुपचाप जाकर वो फोन उठा लेता। और उसी रात एक और बड़ा खुलासा होता है, खनानी ब्रदर्स के हाथ हिंदुस्तान के नोटों का फेक स्टैम्प्स लग चुका था। अब वो नकली नोट छापकर उसे इंडिया के उत्तर प्रदेश में बेचने वाले थे और करोड़ों कमाने वाले थे। और यही हमजा रहमान को सलाह देता है, अगर पॉलिटिक्स में घुसना है तो ऐसे लोगों से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। रहमान खुश होकर हमजा को पैसे और एक नई बाइक देता। और फिर हमारा हीरो सीधा पहुंचता है एक पब के बाहर, जहां अंदर येलिना पूरी मस्ती से एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसे एंट्री नहीं मिलती। तो भाई ने दिमाग लगाया, वो बाहर आकर येलिना का कार पंचर कर देता और पुलिस को कॉल करके बताता, भाई यहाँ रेड मार जल्दी से। अब मजबूरी में येलिना को हमजा के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि उसका कार खराब हो चुका था। और फिर शुरू होता है हमजा का बाइक वर्सेस पुलिस की कार का रेस। पुलिस पीछे पीछे, हमजा आगे आगे
और बीच में येलिना आखिर में येलिना को उसके घर छोड़ देता है और उसका पुराना फोन भी उसे वापस कर देता। अगले दिन हमजा इन नकली नोटों की खबर अपने चाचा तक पहुंचाता है और वहां से ये बात जाती है अजय सान्याल तक, जो कहता है पता करो ये नकली नोट इतनी आसानी से इंडिया में फैल कैसे रहा है। दूसरी तरफ खनानी ब्रदर्स के गोदाम पर रहमान पहुंचता है अपनी गैंग के साथ और तभी एंट्री होती है एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, मेजर इकबाल, ISI का बड़ा नाम, एक ऐसा इंसान जो कई बड़े हमलों के पीछे माना जाता है। वो रहमान के सामने एक डील रखता, हमें हथियार बना कर दो लेकिन उस पर जो नाम हो, लोगो हो, वो ऐसा लगे जैसे किसी विदेशी कंपनी का हो ताकि हमारा नाम खराब ना हो। पहले रहमान मना कर देता लेकिन पैसा और इलेक्शन जिताने का वादा उसे सोचने पर मजबूर कर देता और आखिरकार वो मान जाता है। उसे 3 अक्टूबर का डेडलाइन दिया जाता लेकिन जाते जाते रहमान खनानी ब्रदर्स को एक चेतावनी दे जाता, अगर तुम अपने वादे से मुकर गए तो मेरी दी हुई मौत बहुत खतरनाक होती है। और यहीं से खेल में आता है डबल क्रॉस। खनानी ब्रदर्स में से एक सीधे जमील साहब को कॉल करके बताता कि रहमान दूसरा पार्टी बनाने वाला है, आपकी कुर्सी खतरे में है और उसको संभालने के लिए जमील साहब कॉल करते हैं एक खतरनाक इंसान को, जो नाम मैंने आपको पहले ही बताया था। और फिर एंट्री होती है चौधरी असलम, एक ऐसा इंसान जो बलोचों से नफरत करता था और जिसके पहले भी रहमान से टकराव हो चुका था। और सच ये है कि वो खुद भी कोई साफ इंसान नहीं, पिछले 7 साल से सस्पेंड है लेकिन फिर भी इलीगल तरीके से पैसा कमा रहा है। और अब 3 ताकतें एक दूसरे के सामने खड़ी थी। असलम कुछ लोगों को इलीगल सामान बेचने आता लेकिन जैसे ही उसे पता चलता कि ये तीनों बलौच हैं, बिना एक सेकंड गवाए वो शॉटगन उठाता और सीधा एक आदमी का खोपड़ी उड़ा देता, दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर मारता और गाली देते हुए कहता है मेरे पास M4 है, मार, कहाँ तक भागेगा बे। उसकी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। और तभी उसे कॉल आता है जमील साहब का, जो उसे अपने घर खाने पर बुलाते हैं। दूसरी तरफ हथियारों की डीलिंग की खबर सीधे पहुंचती है इंडियन इंटेलिजेंस तक और वो डिकोड करने लगते हैं कि आखिर 3 अक्टूबर को क्या होने वाला है। उन्हें शक होता है कि शायद गुजरात में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इस बार उनका अंदाजा गलत होने वाला था क्योंकि जो होने वाला था वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उधर रहमान पहुंचता है बलोच इलाके में अपने हथियारों का इंतजाम करने, तो वहाँ के हेड को पैसा देता है और अपनी कौम के लिए कुछ करने का वादा करता है और डील पक्की हो जाती है। और फिर आ जाता है 3 अक्टूबर, जहाँ सारे हथियार तैयार खड़े होते हैं। हमजा और उजैर खुद उनकी टेस्टिंग करते हैं। रहमान बहुत खुश था लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी क्योंकि दूसरी तरफ जमील साहब उसी की कब्र खोद रहे थे और हथियार था असलम चौधरी। जमील असलम को वापस ज्वाइनिंग करवा लेता है लेकिन असलम की कुछ शर्तें थे। एक, उसके लिए अलग टास्क फोर्स बनेगी जो उसके मुताबिक काम करेगी। दूसरा, उसका हेडक्वार्टर एक गुप्त जगह में होना चाहिए जहाँ की खबर किसी भी और आदमी को ना हो। तीसरा, उसकी टीम को इतना पैसा चाहिए कि कोई करप्ट ना हो पाए और उसके काम में कोई दखल ना दे, यहाँ तक कि जमील साहब भी नहीं। और ये सारी शर्तें मान ली जाती हैं। फिर आता है ईद का दिन, जहाँ जमील साहब अपने परिवार के साथ रहमान के घर पहुँचते हैं और वहीं रहमान पूछता है कि असलम चौधरी वापस क्यों आया है। जमील हंसकर टाल देता, उसे बोलता है कि ऊपर से प्रेशर है लेकिन टेंशन मत लो, कराची अपना ही है। उधर हमजा और येलिना फिर मिलते हैं और दोनों को बीच नजदीकियां बढ़ने लगती, लेकिन हमजा उसे कहता है जब भी असलम तुम्हारे घर आए मुझे जरूर बताना, मुझे इस आदमी से खतरा है। दूसरी तरफ अजय सान्याल को पता चलता है कि पुराने नोटों के स्टैम्प्स एक मंत्री द्वारा दुबई में बेच दिए गए थे और वहीं से खनानी ब्रदर्स नकली नोट छुपाकर इंडिया में फैला रहे हैं। लेकिन अजय सान्याल समझ जाता है अभी हम कुछ नहीं कर सकते, सही समय आने दो फिर सबको पकड़ेंगे। और इधर हर कोई अपनी चाल चल रहा था। और दूसरी तरफ आज हथियार का डिलीवरी का दिन था लेकिन अचानक से रहमान के छोटे बेटे की तबीयत खराब हो जाती। रहमान उजैर और हमजा से कहता है तुम दोनों डिलीवरी संभालो और हिसाब सही से करना, मैं बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। और बस इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता। उधर हमजा और उजैर सारे हथियार लेकर डिलीवरी पॉइंट पे पहुँचते हैं जहाँ कुछ नौजवान बच्चे खड़े होते हैं और मेजर इकबाल उनके हाथों में बंदूक थमा देता और उनके लीडर को हमजा से हाथ मिलवाता और हमजा खुद उन्हें अपने हाथों से AK-47 पकड़ाता। लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ वही होता है जिसका डर था। ब्रिज के बीच में SP असलम चौधरी अपनी टास्क फोर्स के साथ रहमान पर हमला कर देता। चारों तरफ गोलियां चलने लगती। रहमान फंस चुका था और उसके सामने कोई भी रास्ता नहीं था। वो अपने आदमियों से कहता है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, उजैर को सब बता देना और अपने बीमार बेटे और बीवी के लिए खुद को सरेंडर कर देता। उधर डिलीवरी पूरी हो चुकी थी और हमजा मेजर इकबाल से पूछता है क्या कल सब इंडिया जा रहे हैं। मेजर इकबाल कहता है नहीं, इंडिया को पहले ही प्लान की खबर लग गई, ऊपर से ऑर्डर आया है अटैक रोक दो। और वो आगे कहता है किसी एजेंट ने हमारी खबर उन तक पहुंचा दी और मजे की बात यह है कि हमने उस एजेंट को पकड़ भी लिया है। देखना चाहोगे? यहीं पड़ता है मूवी का ग्रैंड इंटरवल। लेकिन इंटरवल के बाद जो सामने आता है वो और भी खतरनाक था।
मेजर इकबाल उस तीसरे स्पाई को पकड़ चुका था जिसने हमजा को शादी वाली अटैक की खबर दी थी और उसे बेरहमी से टॉर्चर कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी जख्मों से भरी थी। मेजर इकबाल उससे सवाल करता लेकिन वो एजेंट कुछ नहीं बोलता और आखिर में उसे मार दिया जाता है। उसके बाद हमजा और उजैर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी उजैर के पास एक कॉल आता और उसे पता चलता रहमान पकड़ा जा चुका है। उजैर सीधा कॉल करता है जमील साहब को। जमील कहता है हाँ मैं उसे छुड़ा दूंगा, तू टेंशन मत ले, और फोन काट कर फेंक देता। तभी हमजा गाड़ी मोड़ने को कहता और सीधे घर पहुंचता है। वो बावर्ची को पकड़कर बुरी तरह मारने लगता। बोल खाने में क्या मिलाया था तूने? और यही खुलासा होता है कि वो बावर्ची दुश्मनों से मिला हुआ था। उजैर गुस्से में उस बावर्ची को पकड़कर बहुत टॉर्चर करता है, उसकी उंगलियां तक काट देता। लेकिन तभी हमजा के पास येलिना का कॉल आता। वो कहती है असलम हमारे घर आया था, मैंने उसकी बातें रिकॉर्ड कर ली है और वीडियो हमजा को भेज देती है। हमजा वीडियो देखने के बाद सब समझ जाता और हमजा तुरंत वीडियो भेजता है जमाली को और येलिना से कहता है कि तुम अभी मेरे घर आ जाओ और जब तक मैं ना कहूँ कहीं मत जाना। और फिर जब जमाली वो वीडियो देखता है तो वो एकदम हक्का वक्का रह जाता है, जिसमें जमील साहब, असलम चौधरी और पठान गैंग का लीडर तीनों मिलकर रहमान को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। और यही खुलासा होता है कि बावर्ची को खरीद कर खाने में जहर इन्होंने ही मिलवाया था और असलम खुद रहमान का एनकाउंटर करने वाला था। ये सब देखकर जमील साहब अंदर से हिल जाते हैं और तभी उनके पास हमजा का कॉल आता। हमजा कहता है 1 घंटे में रहमान भाई मुझे चाहिए सही सलामत, वरना ये वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल कर दूंगा और तुम्हारी बेटी अब मेरे पास है। जमील एकदम घबरा जाता और तुरंत असलम को कॉल करता। रहमान को मत मारो, सब खत्म हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, छोड़ दो उसे। लेकिन असलम फोन पर कहता है हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही और फोन सीधा काट देता और रहमान को मारने लगता। जमील फौरन हमजा को कॉल करता। वो मान नहीं रहा, वो मार देगा उसे, तुम कुछ करो। हमजा कहता है मुझे उस टास्क फोर्स का एड्रेस चाहिए जिस टास्क फोर्स का ऑफिस असलम ने बनवाया था। असलम रहमान को खत्म करने वाला होता है। तभी एक वीडियो कॉल आता जिसमें हमजा और उसकी पूरी गैंग असलम की टास्क फोर्स को उल्टा लटका कर पीट रही होती और हमजा सीधा असलम को धमकी देता, आधे घंटे में रहमान भाई को नहीं छोड़ा तो पूरा हेडक्वार्टर में आग लगा दूंगा। और आखिरकार असलम को रहमान को छोड़ना पड़ता। लेकिन उस दिन के बाद असलम एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेता है, हमजा अब उसका अगला टारगेट था। फिर एक रात रहमान अपनी गैंग के साथ पहुंचता है खनानी ब्रदर्स के गोदाम पर और जैसे ही वो अंदर जाता वहाँ बैठा होता है मेजर इकबाल। और वो रात थी 26/11 की मुंबई अटैक वाली रात। एक ऐसा सीन जो आपका दिमाग हिला देगा दोस्तों। जिन नौजवानों को हथियार दिए गए थे वो और कोई नहीं था, वो था अजमल कशाफ और उसके साथी जिन्होंने मुंबई हमला किया था। और इधर वो लोग बैठकर हमले का जश्न मना रहे थे। लाइव फुटेज, लोगों की चीखें, गोलियों की आवाज, सब कुछ उनके सामने चल रहा था। लेकिन हमजा अंदर से टूट चुका था। उसे याद आता है कि उसी ने अपने हाथों से अजमल कसाब को AK-47 थमाई थी और आज वही इंसान पूरे मुंबई में खून बहा रहा था। मजबूरी में हमजा उनके साथ नारे लगाता, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा कांप चुकी थी। और फिर वो पहुंचता है अपने चाचा के पास। हमने तो पहले ही खबर दे दी थी, फिर भी ये सब कैसे हो गया चाचा? और यही हमजा ठान लेता है अब मैं खुद इन सबको खत्म करूंगा। लेकिन चाचा उसे रोकते हैं, अगर तू पकड़ा गया बेटा तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी बदनामी होगी, इसीलिए थम जाओ थोड़ा। और वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। समय बीतता है और हम पहुंचते हैं 2009 में, जहां रहमान अब दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुका है और उसके सारे दुश्मन अब और भड़क चुके हैं, जमील, अरशद पप्पू और असलम चौधरी। दूसरी तरफ हमजा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा होता है और तभी वहाँ येलिना आ जाती है। हमजा डायरी छुपाता है और येलिना को कहता अपने पापा को कल बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करना है। अगले दिन हमजा जमील को समझाता है, आपकी प्रॉब्लम ये है आप हमेशा ताकतवर लोगों पे भरोसा करते हो और वही लोग आपको कभी भी धोखा देकर चले जाते हैं। इसलिए इस बार किसी अपने पे भरोसा करो, मुझ पे भरोसा करो, मुझे इलेक्शन में खड़ा करो, जीतू ना मैं लेकिन राज आपका होगा। और मजबूरी में जमील हमजा अली की बात मान जाता है। फिर शादी होता है, नाच गाना होता है और हमजा येलिना से शादी कर लेता। लेकिन ये सब सिर्फ उसका प्लान का हिस्सा था। उसकी डायरी में कई नाम लिखे होते हैं, लेकिन उस दिन वो एक नाम और ऐड करता है, रहमान टकैत का। और फिर वो अपनी शादी के दिन जब सब लोग साथ में बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो बात उठती है एक पुल की उद्घाटन की। तो हमजा इसी बात का फायदा उठा के उस उद्घाटन वाला दिन का डेट चेंज करके उसी दिन रख देता जिस दिन हथियारों की डिलीवरी दी जानी थी, ताकि उजैर बलोच को रहमान डकैत से अलग किया जा सके और उस मौके का फायदा उठा के अपना प्लान को एग्जीक्यूट कर सको। हमजा अली झूठ बोलकर डेट को चेंज कर देता और जब वो दिन आता तो उजैर बलोच को डिलीवरी के लिए भेज देता और रहमान डकैत को अपने गाड़ी में लेकर पुल उद्घाटन करने के लिए जाता। और जब वापस
वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में वो गाड़ी का रास्ता बदल देता। रहमान को शक भी होता, लेकिन हमजा उसे बहाना बना देता और यहीं से खेल का आखिरी दांव शुरू होने वाला था। तो जैसे ही रहमान को सच याद आता है, उसे समझ आ जाता है कि ये सब पहले से ही प्लान था। वो गुस्से में चिल्लाता है, गाड़ी रोक, लेकिन हमजा अब रुकने वाला नहीं था, क्योंकि इस बार सारा खेल पलट चुका था। दरअसल हमजा ने पहले ही एसपी असलम चौधरी और जमील साहब के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बना लिया था और फिर एक जोरदार टक्कर होता है और गाड़ी को हमजा सीधे ले जाके साइड में टक्कर मार देता। रहमान अपने आदमियों से बोलता है, पकड़ साले को पकड़, लेकिन हमजा जंगल में भाग जाता और ये सब की आवाज सुनकर असलम चौधरी अपने फोर्स के साथ तुरंत वहां आ जाता और फिर शुरू होता है तीनों में जबरदस्त लड़ाई। एक तरफ रहमान, दूसरी तरफ असलम और तीसरी तरफ हमजा अली। तीनों के बीच ब्रूटल फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी हमजा को याद आता है 26 सिकारा को वो काला सच, और बस यहीं उसकी ताकत हो जाती है दोगुनी। वो रहमान को पटक पटक कर मारता है और फिर प्लान के मुताबिक असलम रहमान को ऐसी जगह गोली मारता है कि वो मरे नहीं और उसे हॉस्पिटल ले जाए तक जिंदा रखे जा सके, ताकि किसी को हमजा पे शक न हो और दुनिया को ऐसा लगे कि हमजा उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। रहमान को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो जाती है। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट और यही सबसे बड़ा राज खुलता है कि हमजा कोई आम आदमी नहीं। स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि ये होता है इंडिया का एकदम सीक्रेट एजेंट जिसका नाम है जसकीरत सिंह, और उसे भेजा गया था एक मिशन पर, मिशन धुरंधर, जहाँ उसका काम था दुश्मनों के बीच रहकर उन्हें अंदर से खत्म करना। और अब उसकी लिस्ट में सिर्फ रहमान डकैत नहीं था, बल्कि मेजर इकबाल, खनानी ब्रदर्स और बड़े साहब का भी नाम था। अब पता नहीं है बड़े साहब कौन है, तो पार्ट 2 में ही पता चलेगा। अगर आपको पार्ट 2 का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं जल्द से जल्द आने का कोशिश करूंगा। तो आपको क्या लगता है पार्ट 2 में क्या होगा, कौन बचेगा और कौन खत्म हो गया? जिन्होंने देख लिया वो कमेंट कीजिए और बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे प्लॉट ट्विस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें, क्योंकि यहाँ मिलते रहेगी आपको हमेशा सबसे खतरनाक और डिटेल मूवी एक्सप्लेनेशन। 99% लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, लेकिन जो लोग सच में हिडन स्टोरीज को पसंद करते हैं वो ऑलरेडी प्लॉट ट्विस्ट हिंदी के सब्सक्राइब कर चुके हैं। अब आप डिसाइड करो कि आपको किस कैटेगरी में रहना है। मिलते हैं फिर से एक नई धमाकेदार और डिटेल मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। साइनिंग ऑफ।